Good morning, guys. Welcome to IS Study Level. Today we are going to discuss about PYQ for UPSC 2025. क्वेश्चन नंबर 1। ध्रुपद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इसका उल्लेख सामवेद में मिलता है। बी, ध्रुपद की शुरुआत आलाप से होती है जिसे बिना शब्दों के गाया जाता है। डगारी घराना और दरभंगा घराना ध्रुपद संगीत से जुड़े हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बी केवल दो। ध्रुपद के बारे में। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है। इसका उल्लेख नाट्य शास्त्र 200 ईसा पूर्व से भी मिलता है। सामवेद भारतीय संगीत परंपरा की उत्पत्ति से संबंधित है और शास्त्रीय संगीत की कई शैलियों से प्रेरित है। हालांकि सामवेद में ध्रुपद जैसी किसी विशिष्ट शैली का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। नेक्स्ट, यह नाम ध्रुव और पद से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कि यह कविता के पद रूप और उसे गाने की शैली दोनों को दर्शाता है। ध्रुपद मूलतः एक काव्यात्मक रूप है जो अपनी विस्तृत प्रकृति, शैली और राग के सटीक स्पष्ट विस्तार के लिए जाना जाता है। ध्रुपद का आरंभ आलाप से होता है, इसमें शुद्ध संगीत के माध्यम से बिना शब्दों के राग की भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। आलाप राग के विशिष्ट मनोदशा को उभारते हुए श्रोताओं के मन में एक गहन भाव निर्मित करता है, अतः कथन दो सही है। ध्रुपद रचनाओं में आमतौर पर 4 से 5 छंद होते हैं। इन्हें युगल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आमतौर पर दो पुरुष गायक ध्रुपद शैली में प्रस्तुत देते हैं। तानपुरा और पखावज आमतौर पर उनके साथ होते हैं। ध्रुपद गायन को उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाली वाणी या बानी के आधार पर 4 उप रूपों में विभाजित किया जाता है। इसके 4 उप रूप हैं: दगरी घराना, दरभंगा घराना, बेतिया घराना, तलवंडी घराना, अतः कथन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। माना जाता है कि संगीत शैली की शुरुआत अमीर खुसरो से हुई थी। इसमें 2 से 8 पंक्तियां तक के छोटे गीत शामिल हैं। इस शैली के एक विशिष्ट विशेषताओं की रचनाओं में तानों का लगातार प्रयोग हुआ है। इस संगीत में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध प्रतिपादक पंडित भीमसेन जोशी को वर्ष 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस संगीत शैली का वर्णन किया जा रहा है? ऑप्शन 1 गजल, बी तराना, सी ख्याल, डी ध्रुपद। इसका करेक्ट आंसर हमारा है ख्याल। ख्याल शब्द फारसी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विचार या कल्पना। इस शैली की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। ख्याल 2 से 8 पंक्तियों तक के छोटे संगीतों के संग्रह पर आधारित है। सामान्यतः ख्याल रचना को बिंदिश भी कहा जाता है। 15वीं शताब्दी में हुसैन शाह जौनपुर सुल्तान के एक सरकी शासक ने ख्याल को सबसे बड़ा संरक्षण दिया। ख्याल की सबसे अनूठी विशेषता है रचना में तानों का बार बार प्रयोग। ख्याल बंदिशों का विषय है, प्रायः रोमांटिक होता है, जिसमें प्रेम और भावों को व्यक्त किया जाता है, चाहे वह सांसारिक हो या किसी दिव्य अस्तित्व से संबंधित हो। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने के प्रमुख ख्याल समर्थक थे। उन्हें वर्ष 2008 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ख्याल संगीत के अंतर्गत प्रमुख घराने हैं: नंबर 1 ग्वालियर घराना, नंबर 2 किराना घराना, नंबर 3 आगरा घराना, नंबर 4 पटियाला घराना और नंबर 5 है बेरडी बाजार घराना। अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। भारत में कर्नाटक संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पहला
ज्ञात संगीतकार माना जाता है। अन्नमाचार्य के व्यापक रूप में कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्तियों में त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्याम शास्त्री शामिल हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इसका ऑप्शन ए सही है। कर्नाटक संगीत की प्रारंभिक समर्थक अन्नमाचार्य 1408 से 1503 तक कर्नाटक संगीत के पहले ज्ञात संगीतकार हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। उन्होंने भगवान विष्णु के एक रूप भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में संकीर्तन की रचना की है। इनकी रचनाएं मुख्यतः तेलुगु में थी। इन्हें व्यापक रूप से तेलुगु गीत लेखन के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पुट अप करता है कि किसे तेलुगु गीत लेखन के पितामह के रूप में जाना जाता है, कि किसे तेलुगु गीत लेखन के पितामह के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अन्नमाचार्य। नेक्स्ट, पुरंदरदास। इन्होंने 1484 से 1564 तक कर्नाटक संगीत के संस्थापक समर्थकों में से एक थे। भगवान कृष्ण के भक्त थे। व्यापक रूप से पितामह का कर्नाटक संगीत के पिता दादा के रूप में जाना जाता है, इसलिए कथन सही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये ऋषि नारद के अवतार हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से 10 साहित्य शामिल हैं। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्तियां, ये तीन महान संगीतकार त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्याम शास्त्री को संदर्भित करता है, इसलिए कथन 3 सही है। कर्नाटक परंपरा में इन संगीतकारों की विशिष्टता केवल उनकी रचनाओं की विशाल संख्या में नहीं है, बल्कि उनके गीतों में छिपे गहन और अर्थपूर्ण संदेशों में भी निहित थी। संत त्यागराज ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि नादोपासना संगीत का अभ्यास मोक्ष की ओर ले जाने वाला एक आध्यात्मिक मार्ग है। त्रिमूर्ति के सभी 3 संगीतकार तमिलनाडु के तंजावुर में रहते थे और वहीं अपनी उत्कृष्ट कृतियां रचते थे, जिससे कर्नाटक संगीत की दुनिया पर उनकी अमिट छाप पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लोक संगीत और स्थान। वानावन महाराष्ट्र, खोंगजोम पर्व नागालैंड, पोवाड़ा जम्मू और कश्मीर। उपरोक्त युग में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। भारत में लोक संगीत वानावान ये जम्मू और कश्मीर का एक लोक संगीत है। इसे विशेष रूप से शादी समारोह के दौरान गाया जाता है और इसे शुभ माना जाता है, इसलिए युग्म एक सही सुमेलित नहीं है। खोंगजोम पर्व यह मणिपुर राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक संगीत है। यह एक लोकप्रिय गाथा शैली है जो वर्ष 1891 में ब्रिटिश सेना और मणिपुर प्रतिरोधी बलों के मध्य लड़ी गई खोंगजोम की लड़ाई का संगीत में वर्णन है, इसलिए युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। पोवाड़ा यह महाराष्ट्र राज्य से उभरने वाला एक लोकगीत है। यह आमतौर पर शिवाजी जैसे अतीत के वीर नायकों के लिए गए जाने वाले गीत होते हैं। ये गीत उनके गौरवशाली अतीत की घटनाओं और उनके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करते हैं, अतः युग्म 3 से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कथकली नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इसे 1930 के दशक में रुक्मणी देवी अरुणडेल द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। नंबर 2, कथकली नृत्य सामान्यतः केवल पुरुषों द्वारा समूह में किए जाने वाला प्रदर्शन है। नंबर 3, कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणिपुरवालम है। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, केवल 2। कथकली के बारे में, कथकली का नाम कथा और अर्थात कहानी और काली अर्थात नाटक से मिलकर बना है। कथकली का नाम कथा अर्थात कहानी और काली अर्थात नाटक से मिलकर बना है। यह संगीत, नृत्य और नाटक का अद्भुत संयोजन है। इसे 1930 के दशक में प्रसिद्ध मलयाली कवि वी.एन. मेनन ने मुकुंद राजा के संरक्षण में पुनर्जीवित किया, इसलिए कथन एक सही नहीं है। कथकली नृत्य की कुछ विशेषताएं हैं।
कथकली आमतौर पर एक पुरुष मंडली का प्रदर्शन है, इसलिए कथन 2 सही है। कथकली गायन में प्रॉप्स का बहुत कम इस्तेमाल होता है, हालांकि अलग अलग किरदारों के लिए बहुत सी विस्तृत चेहरे का मेकअप और सिर पर पहनी जाने वाली पोशाकों का उपयोग किया जाता है। कथकली के अधिकांश गायन अच्छे और बुरे के बीच शाश्वत संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से दर्शाते हैं। यह महाकाव्य और पुराणों में वर्णित कथाओं से अपने विषय ग्रहण करता है। इसे पूर्व का गाथा गीत भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पुट किया जा सकता है कि किसे पूर्व का गाथा गीत कहा जाता है, किस नृत्य को पूर्व का गाथा गीत भी कहा जाता है, तो ये हमारा कथकली होगा। कथकली गीतों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा मणिप्रवालम है, यानी मलयालम और संस्कृत का मिश्रण, इसलिए कथन 3 सही है। कथकली आकाश या ईथर तत्व का प्रतीक है। प्रसिद्ध प्रवास्तव गुरु कुंचु गुरु गोपीनाथ ओडिट्टाकल शिवरामन रीता गांगुली आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नृत्य शैली और क्षेत्र: थांगता मणिपुर, कालबेलिया राजस्थान, सिंगीचाम सिक्किम। उपरोक्त युग्म में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। थांगता मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है। थांग का अर्थ होता है तलवार और ता का अर्थ होता है भाला, यानी तलवार और भाला। इस नृत्य प्रदर्शन कौशल, रचनात्मक और चपलता का एक अनूठा प्रदर्शन है, जिसमें कलाकार एक नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं, हमला करने और बचाव करने के लिए छलांग लगाते हैं, इसलिए युग्म एक सही सुमेलित है। कालबेलिया, यह राजस्थान के कालबेलिया समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक कामुक लोक नृत्य है। वेशभूषा नृत्य की चाल नागों के समान होती है, इसलिए युग्म 2 सही सुमेलित है। सिंगीचम सिक्किम का एक प्रसिद्ध मकोड़ा नृत्य है, जिसमें नर्तक बर्फ के शेर का प्रतीक बने रोएदार शेर के वेशभूषा पहनते हैं और वे खांगचेन, दजोंगपा, कंचनजंगा चोटी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, इसलिए युग्म 3 सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जल्लीकट्टू के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह सांड को वश में करने का एक खेल है, जो तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के एक भाग के रूप में प्रचलित है। बी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पशु क्रूरता के आधार पर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। सी, इसका उल्लेख प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम से मिलता है। नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इसका बी सही है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जल्लीकट्टू सांडों को वश में करने का एक पारंपरिक खेल है, जिसमें प्रतिभागी सांड के कुवड़ को पकड़कर उस पर लटकने का प्रयास करते हैं, जबकि सांड भागने की कोशिश करता है। यह तमिलनाडु में जनवरी के दूसरे सप्ताह में फसल उत्सव पोंगल के दौरान मनाया जाता है, अतः कथन 1 सही है। क्वेश्चन यहां से भी पुट अप हो सकता है कि जल्लीकट्टू किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु स्टेट में किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये फसल उत्सव के लिए मनाया जाता है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और अन्य पशु अधिकार समूह की एक याचिका के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पशु क्रूरता के आधार पर 2014 में जल्लीकट्टू पर प्रतिबंधित कर दिया था। क्वेश्चन यहाँ से भी पुट अप किया जा सकता है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने जल्लीकट्टू को कब प्रतिबंधित किया? सन 2014 में। हालांकि 2017 में तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू को अनुमति देने के लिए एक आदेश पारित किया, जिसे बाद में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, अतः कथन 2 सही नहीं है। जल्लीकट्टू का संदर्भ तमिल साहित्य में 5 महान महाकाव्यों में से एक शिल्पाधिकारम में वर्णित है, जो संगम काल में 300 ईसा पूर्व में लिखा गया था, अतः 3 सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (IQM) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, मिशन की समय सीमा वर्ष 2023 से 31 तक निर्धारित है। बी है, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा।
ऑप्शन सी है, भारत समर्पित क्वांटम मिशन वाला 7वां देश होगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 और 3 सभी सही। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा, केवल 1 और 3 सही। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन एनक्यूएम वर्ष 2023 से 31 के लिए ये योजनाबद्ध मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना था। क्वांटम टेक्नोलॉजी यानी क्यूटी में एक जीवन व अभिनव परिस्थिति तंत्र का निर्माण करना। अतः कथन एक सही है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डीएसटी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। अतः कथन दो सही नहीं है। इस मिशन के लॉन्च के साथ भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा और चीन के बाद समर्पित क्वांटम मिशन वाला 7वां देश होगा। अतः कथन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र और देश: सिस्तान प्रांत ईरान, बलूचिस्तान पाकिस्तान, मारिब अफगानिस्तान। उपयुक्त युग्म में से कौन से सही सुमेलित हैं? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1 2 और 3। इसका ऑप्शन बी सही है। व्याख्या: सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत ईरान के 31 प्रांतों में से करमान प्रांत के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है, जिसका क्षेत्रफल 180,726 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के दक्षिण पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। इसकी राजधानी जाहेदान शहर है। अतः युग्म एक सही सुमेलित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है। देश के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित बलूचिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। मारिब यमन के मारिब प्रांत की राजधानी है। अतः युग्म 3 सही सुमेलित है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा उड़ान बाजार है। बी है, अनियंत्रित यात्रियों को विमान नियम 1937 के तहत नियंत्रित किया जाता था। सी, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय फिल्म नियामक संस्था है, जो मुख्य रूप से भारत में नागरिक उड्डयन को नियंत्रित करती है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है। भारत के नागरिक उड्डयन के क्षेत्र के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा उड़ान बाजार है। अतः कथन एक सही नहीं है। अनियंत्रित यात्रियों को विमान नियत 1937 के साथ साथ भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत नियंत्रित किया जाता था। अतः कथन 2 सही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA प्रमुख नियामक संस्था है, जो मुख्य रूप से भारत में नागरिक उड्डयन को नियंत्रित करती है। अतः सुरक्षा मुद्दों से निपटने और हवाई परिवहन सेवाओं के विनियमन, नागरिक हवाई नियमों और विनियमों को लागू करना तथा एक ऐसे अन्य कार्यों के लिए जिम्मेदार है। अतः कि 3 सही है।